Hello children, we are studying the chapter Recording of Transactions first. In this chapter, already I have explained the accounting equation. Accounting equation formula is asset should be equal to the liabilities plus capital. I have explained the example of assets like cash, machinery, plant, stock, furniture, debtors, prepaid expenses, investment, bank, building, etc. are the example of assets. Liabilities are creditors, outstanding expenses, unaccrued income are liabilities. Capital, in capital profit would be plus और लॉस वुड बी माइनस. तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं फॉर्म में, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फॉर्म है, जो उसका अकाउंट बेस है, उसका जो हम यूज कर रहे हैं वो है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम अपने डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जितनी भी हमारी कैपिटल है और लायबिलिटीज हैं उनको हम अपने राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड में लिखते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से जो एसेट्स हैं वो सारी हमारी डेबिट में यूज होंगी. और एसेट्स, ये सब एग्जाम्पल है कि एसेट्स हमारी कौन कौन सी हो सकती है. कैश है, बैंक है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेप्टर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है. तो ये सब क्या है, ये हमारी एसेट्स है. जो सामान आपके पास है एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके प्रोडक्शन में जो हेल्प करती हैं वो सभी आपकी एसेट्स हैं, जिनको आपको कोई ना कोई अर्निंग हो रही है, जो आपके रेवेन्यू को जनरेट कर रही है, आपके लिए कुछ जनरेट कर रही है, जिनसे आपको कुछ फायदा हो रहा है. दीज आर द एसेट्स. लायबिलिटीज का मतलब है कि जो आपके पास, जो आप पर अमाउंट जो है वो ड्यू है, वो आपकी लायबिलिटीज होती है. तो लायबिलिटीज जो है वो है, इसका मतलब हमारी क्रेडिटेशन, हमारा जो उधार है वो हमारी लायबिलिटीज होती है. अब जो हमारी लायबिलिटीज है वो टू टाइप्स की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. लायबिलिटीज की आपने सपोज अपनी फर्म में या अपने ही किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से अगर ले लिया तो वो इंटरनल हो गया. एक्सटर्नल की आप जब कोई उधार लेने के लिए बैंक के पास जा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी क्रेडिटर से, किसी इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है. ठीक है, इसी तरह से कैपिटल. कैपिटल का मतलब है कि जो पैसा आपने अपनी फर्म में अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल. अब जो हमारी कैपिटल है वो केवल दो ही जो सिचुएशंस हैं उनमें वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है. इंक्रीज वो होती है कैपिटल जब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है. अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है सेल से, सर्विस से, तो वहाँ पर क्या है, उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी. लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, कोई चोरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई आग लग गई है, तो उन सब कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको नुकसान हुआ, तो इसका मतलब आपकी जो कैपिटल है वो जो है डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन अगेन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब मैं आपको आज एक बार फिर से जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट है उनको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो हमारी अकाउंट है वो सिर्फ इसी पर बेस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब हमने जो हमारी अकाउंट है उसके हमने रूल्स डेबिट और क्रेडिट के टू फॉर्म में यूज़ करते हैं. एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल अप्रोच. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को टू फॉर्म में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मॉडर्न अप्रोच, सेकंड इज ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच का मतलब है कि जिस अकाउंटिंग फॉर्म को आज हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा मॉडर्न अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कि जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम अकाउंट को पहले यूज़ करते थे उसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते थे. ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकंड पर्सनल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट का मतलब है नो चेंज, जहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द रियल अकाउंट. इसके अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आपके पास एग्जांपल, सपोज आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बैंक,
ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज रियल, सेकंड पर्सनल, थर्ड इज नॉमिनल। रियल मीन्स नो चेंज, कि जहाँ पर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, और इनके एग्जाम्पल हैं सपोज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और बैंक, और भी बहुत सारे हैं। तो अब मैं यहाँ जैसे कैश बुक का मतलब है कि एक ऐसी बुक जिसमें आप केवल कैश को इन और आउट करते हैं, कि जो आपको ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो भी आपको कैश मिला, जो भी आपने कैश पेमेंट की, उसको आपने कैश बुक में एंटर्ड किया। अब क्या कभी अगर आप जनरली सोचो कि सपोज आपको किसी ने 10,000 रुपीज़ दिए, मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिए, और मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, आप अगर आपसे कोई थर्ड पर्सन पूछे कि भाई मैम ने आपको कितने पैसे दिए, तो आप कहिएगा 12,000, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हमें मिला है हम उसी को, अब अगर आपने 10 के बदले 12,000 एक्सेप्ट किया कि ठीक है 12,000 दिए, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब आपको 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम इनको चेंज करते हैं तो हमें उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी, अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में या पर्सनली भी कहीं पर भी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कैश बुक, परचेज बुक का मतलब कि सपोज अगर आपने 10 kg चीनी खरीदी है, तो आप कितना बताएंगे मम्मी को? 10 kg। ठीक है। आपने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 10 kg के। तो इसका मतलब अगर आप वहाँ पर आप मम्मी को कहते हैं कि ये 15 kg है, तो आप 15 kg है तो भाई 5 kg कहाँ है? अगर 15 kg आप लाए हो तो उसके लिए पैसे कहाँ से आए? तो इसका मतलब है कि कुछ जो चीज़ें हैं या जो कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ बुक्स हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, अपने अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें चेंजेस किए तो उससे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सेकंड इज पर्सनल। पर्सनल का मतलब है आपका अपना, कि सपोज अगर मैं पर्सनल की बात करूं तो यहाँ पर एक मोहन अकाउंट, सपोज कोई मोहन है, मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, ठीक है, पुनीत अकाउंट। तो इसका मतलब है कि हर एक जिस अकाउंट में कोई भी सेकंड पर्सन विदाउट योर परमिशन, आपकी बिना परमिशन के इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। सपोज मेरा एक बैंक में अकाउंट है, चलिए मैं इसको आपको समझाती हूँ। ये बैंक है, इस बैंक में मैंने अपना एक अकाउंट ओपन किया है, और यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, टीना अकाउंट। तो मेरा नाम है टीना, तो टीना के नाम से बैंक ने मेरा एक अकाउंट खोला है, और यहाँ पर अब मैं बैंक को क्या करती हूँ, बैंक में पैसा डिपॉजिट करती रहती हूँ और विड्रॉन करती रहती हूँ। ठीक है। तो अब टीना की जो भी सैलरी है या जो भी उसके डिपॉजिट हैं वो सब इस बैंक में जाते हैं। अब अगर कभी मेरा कोई फैमिली मेंबर वो बैंक के पास जा रहा है और कह रहा है कि मुझे टीना मैडम के अकाउंट से पैसा निकालना है, मुझे पैसे चाहिए इनके अकाउंट से, तो बैंक क्या है, वो बैंक उसको मना कर देगा। बैंक क्यों मना कर देगा? क्योंकि मैंने बैंक को कहा है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे किसी भी नॉन टू को मेरे अकाउंट से पैसा नहीं देना है। मेरा अकाउंट पर्सनल है, तो मेरी परमिशन के बिना कोई भी मेरे अकाउंट से कुछ भी पैसा ना तो डिपॉजिट कर सकता है मेरे अकाउंट में, और ना ही वो विड्रॉ कर सकता है। ये मैंने बैंक को समझाया है। तो बैंक, अगर ये फैमिली मेम्बर बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे टीना मैडम के अकाउंट से पैसा चाहिए, तो बैंक इसको रिजेक्ट कर देगा और मना कर देगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैडम का पर्सनल अकाउंट है और इसमें कोई परमिशन उनकी तरफ से ऐसी नहीं दी गई है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना मेरे जो अकाउंट है उसमें कोई भी उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि जब हमारा कोई भी ऐसा अकाउंट है जो हमारी परमिशन के बिना कोई दूसरे के साथ शेयर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे अकाउंट से किसी को विड्रॉ करना है, कोई पैसा विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए पहले मेरी परमिशन वहाँ पर उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह के अकाउंट जो हैं उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं। थर्ड इज
यहाँ पर नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है चेंजेस, कि जहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे हो सकते हैं अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट, रेवेन्यू और हमारे गेन की, क्योंकि क्या है एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो लगातार एक जैसे कभी नहीं रहते, लॉस है कभी एक जैसा नहीं होता, रेवेन्यू है इनकम कभी हमें फिक्स नहीं मिलती, गेन है कभी हमें फ़ायदा एक जैसा नहीं होता है। तो इसी तरह से जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, जो हमारी पुराना ट्रेडिशनल था अकाउंट का, वो बेस था इन 3 फॉर्म पे, कि फर्स्ट रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया कि नो चेंज, इन विच बुक्स वी कान डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, कि जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल, जो हमारे पर्सनल होते हैं मेरी परमिशन के बिना, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल। नॉमिनल, कि जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसा कि एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट, इनकम और गेन अकाउंट। सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। अब यहाँ पर बात आती है मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच का मतलब है कि जिसको हम आज यूज़ कर रहे हैं उसे हम मॉडर्न अप्रोच कह रहे हैं। इस मॉडर्न अप्रोच में हमने जो अकाउंट है उसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, अकाउंट में देखिए इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, हम इन्हीं सब चीज़ों को अपनी पूरी अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, और जितने भी हमारे अकाउंट हैं वो सब इन्हीं चीज़ों पर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो मॉडर्न अप्रोच जो अकाउंटिंग है वो इन 5 कैटेगरी पर, इन 5 जो पार्ट हैं इन पर डिपेंड करती है। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, मैं आज आपको फिर से एक बार इसके बारे में बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए बुक्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स, मॉडर्न अप्रोच की बात हो रही है। एसेट्स, एसेट्स जब हमारे पास एसेट्स बढ़ेंगी तो वो हमारी इंक्रीज होंगी। सपोज आपने फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो आपकी एसेट्स क्या है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, जब आपकी एसेट जा रही है, अब उन एसेट्स को खरीदने, यहाँ पर फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी को खरीदने के लिए आपकी जो एसेट है कैश, बैंक, ये सब क्या हो रहा है, माइनस। कैपिटल, जब आपकी कैपिटल में आपको फायदा होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन जब आपको नुकसान होगा तो वहां पर कैपिटल डिक्रीज होगी। रेवेन्यू गेन्स, की जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके रेवेन्यू होंगे, जब आपकी रेवेन्यू इनकम कम होगी तो वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। आपको कम मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटीज की जब हमारा उधार बढ़ता है तो वो इंक्रीज होता है, जब हम अपनी लायबिलिटी पे करते जाते हैं तो वो डिक्रीज होती जाती है। एक्सपेंसेस लॉसेस की जब हमारे खर्चे क्या है, बढ़ रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, और जब हमारे खर्चे कम हो रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट डिपेंड ऑन द 2 फॉर्म। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, सेकेंड इज मॉडर्न। Traditional is divided in 3 parts. First is real, nominal and personal. Also modern approach also has divided in 5 category. First is assets, liabilities, capital, revenue or gain, and expenses or losses. So children, again I have explained one or two numerical question related to the accounting equation. So let's start. So children, now I will explain question number 6 related to the accounting equation. Show the accounting equation on the basis of the following transaction. Udit started business with cash 5 lakh, गुड्स 1 लाख। उदित ने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है, और उसके लिए जो कैश है उसके पास वो है 5 लाख, गुड्स जो सामान है वो है 1 लाख। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, अब यहाँ पर इसने बिल्डिंग खरीदी है कैश में। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, हिमानी से कोई सामान खरीदा है। सोल्ड गुड टू आशु, आशु को सामान बेचा है। कॉस्ट 25,000, 36,000, आशु को सामान बेचा गया है जिसकी कीमत 25,000 थी, लेकिन 36,000 में उसको हमने सोल्ड आउट किया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 11,000 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट आउटस्टैंडिंग,
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो हमारी एसेट्स होती है, जो हमारी मशीनरी होती है, वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, यूज़ होती रहती है। यूज़ होती रहती है तो इसका मतलब वो पुरानी होती है, तो उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पर कैश विड्रॉन किया जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट हमें किसी ने दिया एडवांस में। सपोज हमारे घर में एक किराएदार है, उसने हमें अगस्त के किराए के साथ साथ सितंबर का भी जो रेंट है वो दे दिया, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेंट है वो हमें हो चुका है, लेकिन एडवांस में। अब हमें नेक्स्ट मंथ सितंबर का जो रेंट है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपने पिछला किराया नहीं दिया था, जुलाई का सपोज कोई रेंट नहीं दिया था, तो उस जुलाई के रेंट को आपने अगस्त में पे किया, तो ये एक फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। और यहाँ पर रेंट रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एडवांस पैसा मिल रहा है, तो ये आपकी क्या बन चुकी है, एसेट्स। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट, तो यहाँ पर कैश पेड किया हिमानी को। कैश रिसीव फ्रॉम आशु, कैश हमें मिला किससे, आशु से। सो अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का फॉर्म में है, ठीक है। तो एसेट्स हमारी इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटी और कैपिटल के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कि उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, तो सबसे पहले हमारे पास जो एसेट है वो है कैश। 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर उदित ने इन्वेस्टमेंट किया और जा कर के वो हमारा 5 लाख रुपीज़ कैपिटल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड इज गुड्स। अब इसने क्या किया, इसके पास कैश भी था और स्टॉक भी था। स्टॉक कितना है इसके पास, 1 लाख रुपीज़। तो टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बन चुका है 6 लाख से। अब यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख। अब यहाँ पर जो उदित है उसके पास 5 लाख रुपीज़ है, जिसमें से 2 लाख रुपीज़ की उसने क्या खरीदी, प्लस बिल्डिंग, तो वो एक बिल्डिंग खरीद रहा है। 2 लाख उसके माइनस हो गए कैश से। अब उसके पास जो कैश है रिमेन वो है 3 लाख का, प्लस 1 लाख का उसके पास स्टॉक है, सामान है अपना, और यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ की उसके पास क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग को खरीदने के लिए उसने जो है पेमेंट की है, तो यहाँ पर ये हो गया है, और 6 लाख हमारी सेम एज यूजुअल लायबिलिटीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हमने हिमानी से सामान खरीदा 50,000 का, लेकिन हमने उसको कोई पेमेंट नहीं दी, तो अब बिल्डिंग के साथ साथ हमारे पास क्या आया है, स्टॉक। तो यहाँ पर 50,000 का हमें क्या मिला है, स्टॉक। इस 50,000 का हमने सामान जो खरीदा है उसके लिए हमारी क्या हो चुकी है, स्टैंड लायबिलिटी, क्रेडिटर, क्योंकि हमने उससे सामान खरीदा है तो हमें उसको पैसा देना है, ठीक है। अब हमारे पास 3 लाख रुपीज़ कैश है, 1 लाख रुपीज़ हमारे पास स्टॉक है, 2 लाख हमारे पास बिल्डिंग है, और 50,000 हमारे पास स्टॉक में गुड्स है, ठीक है, प्लस 6 लाख सेम एज हमारी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू आशु। हमने आशु को सामान बेचा जिसकी कीमत 25,000 रुपये थी, लेकिन 36,000 में हमने इसको सोल्ड किया। तो अब हम सबसे पहले जो हमारे पास 1 लाख का स्टॉक है, इसमें से हम 25,000 के स्टॉक को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें से हमारा 25,000 का जो स्टॉक है वो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 50,000 हमने स्टॉक यहाँ पर खरीदा था, सॉरी मैंने वहाँ पे लिख दिया वो 1,50,000, तो ये हमारे पास 1,50,000 का जो है वो स्टॉक है, ठीक है। 25,000 का हमने इसमें से सोल्ड कर रहे हैं, 25,000 का हम सोल्ड कर रहे हैं, और डेप्टर अब हमें ये पैसे कितने देगा, यहाँ पर डेप्टर 36,000 रुपीज़ अब हमें इसके बदले में मिलने वाले हैं। 25,000 का हमने सामान बेचा, जिसके बदले में अब हमें जो हिमानी है, किसको बेचा हमने सामान, आशु को, तो आशु हमें कितने पैसे देगा, 36,000। 36,000 में हमारे पास जो है 11,000 का हमें क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पर अपनी एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 3 लाख रुपीज़ हमारे पास कैश है, प्लस 1,25,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है स्टॉक की वो है, 2 लाख रुपीज़ की हमारे पास बिल्डिंग है, 36,000 हमारे जो है वो डेप्टर हमसे
से हमें मिलने वाले हैं। 50,000 हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है और 6,11,000 हमारे पास क्या है, कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। अब हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे किया है। जहाँ पर पेड वर्ड आएगा इसका मतलब वो कैश होगा। तो जब हमने यहाँ पर 3,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास जो कैश रिमेन है वो है 2,97,000। यहाँ पर 3,000 हम यहाँ पर भी इसके माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो बचेगी 6,08,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कैश बचा है 2,97,000। 1,25,000 हमारे पास स्टॉक है, 2,00,000 हमारे पास बिल्डिंग है, 36,000 का हमारा डेप्टर है, 50,000 हमारे ऊपर लायबिलिटी हमें पे करनी है, प्लस 6,08,000 हमारी कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, सॉरी रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। अब यहाँ पर जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो हमें पे करना है। तो यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग जो है उसके लिए हम एक और यहाँ पर एक नाम यूज़ करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है ये 5,000। तो 50,000 हमारे पास क्रेडिटर है, प्लस 5,000 हमारी क्या है, ये है एक्सपेंसेस, और 5,000 हमारे यहाँ से माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमने क्या किया, रेंट जो था आउटस्टैंडिंग वो पे किया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है सबकी 2,97,000 कैश है, 1,25,000 हमारे पास स्टॉक है, बिल्डिंग है 2,00,000 की, 36,000 का हमारा डेप्टर है, और इसके बाद 50,000 हमारे पास क्रेडिटर है, 5,000 की हमारे पास ड्यू होगी है, जो हमारे पास वो बचा है रेंट है। ठीक है, इसके बाद है 6,03,000 हमारी कैपिटल रिमेन है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, कि जो हमारी बिल्डिंग है उस पर हमारी डेप्रिशिएशन हुआ तो बिल्डिंग की अमाउंट से 8,000 हम डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे और सेम 8,000 हमारा कैपिटल से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर रिमेन है 2,97,000 कैश, प्लस 1,25,000 हमारे पास स्टॉक है, और प्लस 1,92,000 की हमारे पास बिल्डिंग है, 36,000 हमारा डेप्टर है, 50,000 हमारी लायबिलिटी है, 5,000 आउटस्टैंडिंग है, प्लस जो है यहाँ पर 5,95,000 की हमारी कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 20,000। हमने फिर से कैश विदड्रॉन किया 20,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2,82,000 2,77,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 5,95,000। नेक्स्ट वन इज 20,000 हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2,75,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000। अब हमें यहाँ पर रेंट रिसीव हुआ तो ये हमारा प्लस हो गया 5,000। अब हमारे पास कैश है 2,82,000, 2,82,000 कैश, प्लस 1,25,000 स्टॉक, बिल्डिंग 1,92,000 प्लस 36,000 डेप्टर, 50,000 क्रेडिटर, 5,000 आउटस्टैंडिंग, प्लस 5,80,000 हमारे पास है 75, ये सेम ही रहेगी, 5,75,000 हमारे पास क्या है, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट 20,000। अब हमने जो है पेमेंट की है अपनी हिमानी को, 20,000 हमने हिमानी को पेमेंट की है कैश में। अब हमारे पास कैश रिमेन है 2,62,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000। ये हर बार आपको कैरी करना पड़ेगा, बार बार कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, 20,000 हमने हिमानी को दिया, किसके लिए दिया, हमारे पास जो लायबिलिटी थी वो थी 50,000 की, जिसमें से हमने 20,000 पेमेंट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो ड्यू लायबिलिटी है वो है 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,75,000 इज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज
कैश रिसीव फ्रॉम आशु 30,000। अब हमें कैश मिल रहा है आशु से प्लस 30,000, 2,92,000 इज कैश, प्लस 1,25,000 हमारे पास स्टॉक है, प्लस 1,92,000 की हमारे पास बिल्डिंग अमाउंट है, प्लस 36,000 में से हमें आशु से मिल चुका है 30,000। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है डेप्टर की वो है 6,000 इक्वल्स टू 30,000 हमारी जो है वो है हमारी लायबिलिटी सेम है, प्लस 5,000 प्लस 5,000 और प्लस 5,75,000। तो इस तरह से यहाँ पर इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आना चाहिए 6,15,000। 6,15,000 इन एसेट साइड, 6,15,000 इन liability or capital side. So children, again I have explained the rules of debit and credit, accounting equation, numerical question. So take care. Goodbye.